हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम 6 और 7 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 मार्च को आपका करंट अफेयर्स आएगा, उसके बाद 9 मार्च को आपका करंट अफेयर्स नहीं आएगा। 9 और 10 का हम करंट अफेयर्स साथ में लेंगे क्योंकि होली है और होली में आपको भी एक दिन का जो है ऑफ चाहिए और मुझे भी एक दिन का ऑफ चाहिए अपनी फैमिली के साथ होली एंजॉय करने के लिए। इसलिए 8 तारीख का तो आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, 9 तारीख को ऑफ रहेगा क्योंकि 8 को ऑफ रहेगा, एक दिन पहले रिकॉर्डिंग होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 9 और 10 का करंट अफेयर्स हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलेगा, क्योंकि होली है, सबका त्यौहार है, सबको एंजॉय करने का अधिकार है। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आज की क्लास के हेडलाइंस होंगे, तो उस हेडलाइंस की मदद से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा ना, वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। लास्ट में फिर क्या होगा, आपके रिवीजन क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके है, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। और आज हम ज़्यादातर कुछ स्कीम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, जो पर्सन्स वगैरह होते हैं उनको मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दिया है, लेकिन आज हम बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मीरा स्कीम हो गई, समर्थ हो गया, है ना। तो जो एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस, उनके फुल फॉर्म से एसोसिएट क्वेश्चन बन सकते हैं, या किस मंत्रालय ने उन स्कीम को लॉन्च किया है या क्यों लॉन्च किया है, एम क्या है, ऐसे कई तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वी डैम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई है, 108 नंबर पे है। भारत जो है 108 नंबर पर है। ठीक है, ईडीआई रैंकिंग में, मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। यहाँ पर जो इंडेक्स है ना, बेसिकली वी डैम के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जो इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इसमें 2 तरीके की रैंकिंग है। एक है ईडीआई मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, और एक है आपका एलडीआई मतलब लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसमें आम जनता या गांव के लोग और सभी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, और बहुत सारे हमारे राइट जो है प्रोटेक्टेड होते हैं, बोलने का अधिकार होता है, स्पीच देने का अधिकार होता है, मतलब लिबरल की बात हो रही है। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स एलडीआई, और आपका जो ईडीआई है मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, इसमें जो जनरली हम बात करते हैं इलेक्शन की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर आपके जो सिविल राइट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसमें बोलने की आज़ादी या फ्रीडम इतना नहीं होता, और जनरली बैलेट पेपर के जरिए इस तरीके के वोट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर 108 नंबर पर हमारे देश का रैंकिंग है ईडीआई में। ठीक है, 108 नंबर पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग 2022 में जो थी वो 100 थी। अब भारत की रैंकिंग और ज़्यादा कमज़ोर हुई है, 108 पे हम पहुंच गए हैं, और 97 नंबर पे हैं हम लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अगर हम बात करते हैं टॉप किसने किया है, तो डेनमार्क ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है, डेनमार्क ने टॉप किया है। डेनमार्क के बाद आपको स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का नंबर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की पोजीशन भी 2 स्टेप लोअर गई है। तो पाकिस्तान अगर एलडीआई में देखेंगे तो 106 नंबर पे है, और ईडीआई में देखेंगे तो 110 नंबर पर है। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है। भारत की रैंकिंग वी डैम की रिपोर्ट के अनुसार ईडीआई में भारत की रैंकिंग 108 नंबर पे है, वहीं एलडीआई में भारत की रैंकिंग किस नंबर पे है, 97 नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, 12th क्लास में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईआईटी, आईआईएससी, इन सब के एग्जाम्स को देना चाहते हैं, तो उनके लिए इस पोर्टल की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की है, जिसका नाम है सती प्लेटफॉर्म, SATHEE प्लेटफॉर्म। तो इसका डायरेक्टली एग्जाम में जो है वो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका नाम है सती प्लेटफॉर्म। इसमें जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग या कोचिंग करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 800 से ज़्यादा 12 अलग अलग भाषाओं में वीडियो अवेलेबल होंगे। उन वीडियो की मदद से स्टूडेंट अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले, आईआईएससी की प्रिपरेशन करने वाले, तो वो सारे टॉपिक जिसमें बच्चा कमज़ोर है, उन सब के वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो बच्चे उनसे पढ़ के अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आईआईटी कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मिलके इस प्लेटफॉर्म को, सती प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मीरा के बारे में। अब ये मीरा क्या है? बिल्कुल मीरा जी भगवान कृष्ण की भक्त है, ये बात हमें पता है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे मीरा स्कीम के बारे में। मीरा, इंडिया प्रपोज्ड ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। मिलेट्स जो आपके मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, ये आपके मिलेट्स कहलाते हैं। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेयर जो है भारत की रिकमेंडेशन के बाद किया था। तो भारत का ही फर्ज बनता है कि आप इस तरीके से इनिशिएटिव लॉन्च करें जो कि वर्ल्ड लेवल पे मिलेट को प्रमोट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मीरा को प्रपोज किया गया है जो कि मिलेट को प्रमोट करेगा। ठीक है, मीरा, इंडिया प्रपोज ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट। ठीक है, और यहाँ पे मीरा का उद्देश्य क्या है? मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अक्रॉस द वर्ल्ड मिलेट के बारे में जानकारी देना कि इसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और इस प्रपोजल को किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, और जिसके बाद 72 कंट्रीज ने भारत को सपोर्ट भी किया था। मीरा का एग्जाम में फुल फॉर्म बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मीरा का मतलब होता है यहाँ पे मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका ड्राफ्ट, जो अभी G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंदौर मध्य प्रदेश में, वहां पर इसका ड्राफ्ट भी जो है वो लॉन्च किया था। और किस तरीके से हम प्रोडक्शन और कंजप्शन बढ़ा सकते हैं मिलेट का, तो उसके बारे में इस मीरा नाम का जो आपने प्रपोजल दिया, इसके ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन थी। तो मीरा इनिशिएटिव के बारे में समझ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं ज्वार के बारे में। ज्वार जो होता है एक मिलेट होती है, मतलब एक मोटा अनाज की कैटेगरी में इसको कंसिडर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा उपयोग अगर मिलेट क्रॉप में हम बात करते हैं तो ज्वार का उपयोग किया जाता है। और इसके मेजर प्रोड्यूसर कौन है? USA, चाइना, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और सूडान है। 2018 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है वो माइनर मिलेट कहलाएंगे। वहीं चना हो गया, कंकुन हो गया, चीना वगैरह, ये आपके सूडो मिलेट कहलाएंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में जो है वो श्री अन्न योजना के बारे में भी बताया गया था, जिसमें मिलेट को डिस्क्राइब भी किया गया था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे UN साइन फर्स्ट हाई सी ट्रीटी इन द बिड टू प्रोटेक्ट ओशियन बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बात हो रही है कि हाई सी क्या कहलाता है, और एक हाई सी ट्रीटी साइन की है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, तो इस पे हमें चर्चा करनी है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा करने के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार ये इस तरीके की किसी ट्रीटी पे साइन किए हैं। और लगभग आप कहेंगे कि 38 आवर्स तक की नेगोशिएशन चला था, अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग देशों के साथ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया। तो कई लंबे समय से यहाँ पे जो है नेगोशिएशन चल रहा था, क्योंकि लास्ट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था ओशियन कंजर्वेशन पे, वो 40 साल पहले 1982 में साइन किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हाई सी ट्रीटी पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं, बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाई सी ट्रीटी है क्या और हाई सी क्या कहलाता है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई सी के बारे में, देखते हैं, फिर इस ट्रीटी पे चर्चा करेंगे। अगर कोई ज़मीन है, जैसे कि भारत है या कोई देश है, तो उसके जो कोस्टल बाउंड्री है, अगर आप उससे 12 नॉटिकल माइल तक चलते हैं बेस लाइन से, तो वो आपका टेरिटोरियल रीजन कहलाता है। ये बात आपको पता है। अगर आप यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल तक का सफ़र तय करते हैं तो इसको आप EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्लियर? तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है किसी भी देश की बाउंड्री का। उसके बाद आप देखेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कहाँ तक होता है? 200 नॉटिकल माइल तक होता है, जहाँ पर आप डिगिंग कर सकते हो, मिनरल वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हो, एटसेट्रा। और इस 200 नॉटिकल माइल के बाद जो समुद्र का एरिया आता है उसको हम हाई सी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाई सी एरिया कहते हैं। मतलब किसी भी नेशन की बाउंड्री से बाहर का जो सी है वो आपका हाई सी कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? ठीक है, इंटरनेशनल वाटर बॉडी दैट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ नेशन आर कंसिडर्ड द हाई सी। 2/3 ऑफ द ओशियन का जो वाटर है, या 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का ओशियन जो है वो आपकी हाई सी में आता है। ये जो हाई सी का एरिया होता है वहाँ पे फिशिंग भी हो जाती है और कई तरीके के रिसर्च वर्क भी वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। लेकिन केवल और केवल थोड़ा सा एरिया, बोला जाता है कि केवल और केवल 1% एरिया ही है हाई सी का जो कि प्रोटेक्टेड है। और आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी।
इलीगल तरीके से यहाँ पे माइनिंग ना हो सके, है ना, और आपकी फिशिंग ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि आपका इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाए। तो ऐसे केसेस में आपको इन वाटर बॉडीज़ को, ओशियन को, हाई सी को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्वेशन करने की ज़रूरत होती है। These are the also important area for exploration for valuable minerals, pharmaceutical, oil and gases reserve, है ना। तो क्लाइमेट चेंज का इन पे भी असर हो रहा है, इसलिए हाई सी को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और यूनाइटेड नेशन ने इसी हाई सी के जो ओशियन वाटर है उसके कंजर्वेशन के लिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सी ट्रिटी पे साइन किए हैं, ठीक है ना। तो द ट्रिटी विल क्रिएट अ न्यू बॉडी, इस ट्रिटी के अंतर्गत एक नई बॉडी, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाएगा जो कि कंजर्वेशन का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा हाई सी में जो मरीन लाइफ है ना, और मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम इस बॉडी के द्वारा किया जाएगा। द ट्रिटी ब्रिंग 30% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया। अभी आपने देखा कि हाई सी का केवल 1% भाग ही आपका प्रोटेक्टेड एरिया में कंसिडर होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो नई बॉडी तैयार की जाएगी उसके अंतर्गत 30% एरिया जो है उसको प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे आप मरीन कंजर्वेशन कर सके और कुछ नए सेट ऑफ रूल को तैयार कर सके इन ओशियन एरिया में माइनिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना। द ट्रिटी एम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट सच एज द डीप सी माइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम ये करेगा। तो आई थिंक आपको यूनाइटेड नेशन की इस हाई सी ट्रिटी के बारे में समझ में आया होगा, और हाई सी क्या होता है वो भी आपने यहाँ पे देखा। चलिए अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का एसोसिएशन किस स्पोर्ट्स से है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे के सेशन में आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। सो कर्नाटका 54 ईयर्स के बाद यहाँ पर संतोष ट्रॉफी को जीता है। तो आइए हम पूरी न्यूज़ को समझते हैं, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का एसोसिएशन फुटबॉल से है, ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ से मिल गया होगा। तो कर्नाटका वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स बाय डिफीटिंग मेघालय। अच्छा, मेघालय पहला ऐसा राज्य बना है, मतलब मेघालय पहली बार फाइनल में पहुंचने वाला राज्य बना है, ठीक है। मेघालय फर्स्ट टाइम जो है फाइनल में पहुंचा है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो मेघालय को हराकर कर्नाटका ने जो है वो संतोष ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। ये जो संतोष ट्रॉफी है इसका एसोसिएशन फुटबॉल से है, और ये 5वें नंबर की संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप थी जो कि किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद सऊदी अरेबिया में खेली जा रही थी। इसके पहले कर्नाटका ने 1968-69 में जो है वो संतोष ट्रॉफी को लिफ्ट किया था। 54 साल बाद कर्नाटका के पास जो है वो संतोष ट्रॉफी आई है। तो क्या क्या बता दिया मैंने कि संतोष ट्रॉफी का एसोसिएशन फुटबॉल से है, 5th एडिशन था जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में खेला गया था। फाइनल मैच कर्नाटका और मेघालय के बीच में हुआ था, और कर्नाटका ने 54 साल बाद इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। मेघालय पहली बार फाइनल में पहुंचा है। 3rd नंबर पे सर्विसेज है, सर्विसेज जो है वो 3rd प्लेस पे है, और इन्होंने पंजाब को डिफीट करने का काम किया है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में की गई थी, और संतोष ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करने का काम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। और सबसे सक्सेसफुल जो टीम बताई जाती है संतोष ट्रॉफी की वो वेस्ट बंगाल की है, उसने 32 टाइटल्स यहाँ पे जीते हैं। तो ये कर्नाटका, सॉरी संतोष ट्रॉफी का ये 5वां एडिशन नहीं था, आई एम सॉरी अगर मैंने गलती से बोला होगा। कर्नाटका ने 5वीं बार इसको जीता है, ठीक है, 54 साल बाद अभी, और फिर इसके पहले 4 बार जीत चुका है, ठीक है। तो ये 5वीं बार संतोष ट्रॉफी को उठाने का काम कर्नाटका ने किया है। 5वां एडिशन अगर गलती से निकल गया हो तो उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, अपनी डिक्शनरी से हटा देना, ओके। चलिए अगली बात करते हैं हम दुबई टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है, तो रशिया के प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है डेनियल मेडवेडेव के द्वारा इस टाइटल को जीता गया है, और इन्होंने रशिया के ही एंद्रे रुबलेव को यहाँ पर डिफीट किया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुवैत के बारे में। आप यहाँ गल्फ नेशन देखेंगे तो आपको एक सिटी मिलेगी एक कंट्री मिलेगी विच इज़ कुवैत, ठीक है। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, बेसिकली इनकी दोबारा से नियुक्ति हुई है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है शेख अहमद नवाह अल सबा, ठीक है। तो शेख अहमद नवाह अल सबा रीअपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कुवैत। इन्हें कुवैत का दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अभी तक 52 डिस्ट्रिक्ट्स है। अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में अभी थे। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है रीवा। यहाँ पर देखेंगे ये रीवा जिला है, और रीवा की जो बाउंड्री आप है देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ रीवा की बाउंड्री लगती है। तो रीवा से अलग करके, रीवा से सेपरेट करके मऊगंज को 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश वासियों, अब मध्य प्रदेश में 53 जिले होंगे, ना कि 52 जिले होंगे। तो 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है, मऊगंज बन गया है। इस मऊगंज को रीवा से रिप्लेस करके, सॉरी रीवा से सेपरेट करके, रीवा से अलग करके इस नए जिले का
निर्माण किया गया है, जिसमें 4 तहसील होंगी, ठीक है, 4 इसमें तहसील होंगी। और इस मऊगंज डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो किससे शेयर होगी, उत्तर प्रदेश के साथ शेयर होगी। मऊगंज, हनुमाना, नईगरी और देवतलब, ये 4 जो तहसीलें हैं उससे मिलके ये मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से रीवा के लोग और यहाँ पे रहने वाले लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में कम था और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन नहीं हो पा रहा था। तो अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए ये लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमको रीवा से सेपरेट करके नया जिला बना दो। तो फाइनली यहाँ पे 53वें नंबर का जिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया और रीवा से अलग होकर मऊगंज नया जिला बना दिया गया। चलिए, अब अगली एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सभी ने बड़ा पाव तो कभी ना कभी खाया होगा, नहीं खाया तो एक बार मुंबई आइए, मुंबई आके बड़ा पाव खाइए, ठीक है। तो बड़ा पाव मुंबई पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और इसको 13 बेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड का खिताब मिला है। तो आप देख सकते हैं 13th नंबर पे मुंबई के बड़ा पाव को शामिल किया गया है, जो कि बेस्ट सैंडविच है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा टेस्ट एटलस के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें मुंबई का जो फेमस स्ट्रीट फूड है जिसका नाम है बड़ा पाव, उसकी रैंकिंग 13 नंबर पे है। पूरे वर्ल्ड के 50 बेस्ट रेटेड सैंडविच को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें 13th नंबर पे हमारा मुंबई का बड़ा पाव है, ठीक है। बड़ा पाव एक स्ट्रीट फूड है, इसकी शुरुआत एक स्ट्रीट वेंडर से ही हुई थी, उनके नाम पे ही इसकी शुरुआत की गई 1960-70 में दादर रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने इसे ओपन किया था, जिनका नाम था अशोक वैद्य, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे टर्की का टॉम्बिक सैंडविच है, तो फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं टर्की का टॉम्बिक सैंडविच आपको देखने को मिलेगा। और 13वें नंबर पे भारत का या मुंबई का बड़ा पाव है। अब मुंबई से एक और रिपोर्ट यहाँ पे आती है कि मुंबई जो है वो 37th नंबर पे महंगा शहर हो गया है। मुंबई जंप टू द 37 ग्लोबली इन प्राइस ग्रोथ इन अ लग्जरी हाउसिंग। तो यहाँ पे घर खरीदना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है मुंबई में, ये बात आपको भी पता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के दाम है वो बहुत ज़्यादा है। तो पूरे वर्ल्ड में हाउसेज के बारे में अगर देखते हैं तो इसकी रैंकिंग किस नंबर पे, 30th नंबर पे है। और 18वें नंबर की 18th नंबर की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी जो है वो मुंबई को बताया जा रहा है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। मुंबई की रैंक यहाँ पर इंप्रूव हुई है और यहाँ पे मुंबई की रैंक जो है वो 37th नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में टू प्राइस ग्रोथ इन द लग्जरी हाउसिंग। तो हाउसिंग में, लग्जरी हाउसिंग में यहाँ पे प्राइस में ग्रोथ हुई है और उसके बाद 37 नंबर पे मुंबई पहुंचा है, ठीक है। ऐसा नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट से हमें पता चलता है। सेकंड नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 63rd नंबर पे कौन है, 63rd नंबर पे बेंगलुरु है और दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 77 नंबर पे है। इसके अलावा 18वें नंबर की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, 18वें नंबर की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी कौन है, मुंबई है। इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी रिपोर्ट के अनुसार दुबई सबसे महंगा है, मतलब दुबई में प्राइस ग्रोथ जो हुई है लग्जरी अपार्टमेंट की वो सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी को रिसेंटली CBIP प्राइज दिया गया है, ठीक है ना। एनटीपीसी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कर रहा है पावर जनरेशन में। और इसका जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है एनटीपीसी का, तो उसे ही यहाँ पे CBIP अवार्ड दिया गया है, ठीक है। CBIP अवार्ड दिया गया है। ये जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, लार्जेस्ट पावर स्टेशन है हमारे देश का और जिसकी इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा है और हाई लेवल ऑफ जनरेशन ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जो हमारे पावर मिनिस्टर है RK सिंह, उन्होंने द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, ठीक है। इतनी चीज़ें क्यों दिया गया है इसे अवार्ड, तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन कैटेगरी में एनटीपीसी को। चलिए, अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे भारत का लक्ष्य कि हमें 2070 तक क्या करना है, भारत में जीरो कार्बन एमिशन करना है। अब जो आपकी पेट्रोल व्हीकल होते हैं या फिर आपके जो डीजल व्हीकल होते हैं, अगर उनको आप चलाएंगे उसमें कंबशन होगा, जब उसमें फ्यूल बर्न होगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इमिट होगी। तो इसके सेक्टर में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वाहन को खरीदेंगे तो आप चाहते हैं कि उसमें सब्सिडी मिले या कुछ ना कुछ जो छूट दी जाए। तो इस टारगेट को भी हमें अचीव करना है, जिसके बाद हम अपने नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर सकें। इसलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वायर्स होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल वाहन को परचेस करेंगे, उनको टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। रोड टैक्स
और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है परचेज पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, उसको 3 सालों के लिए यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रोड टैक्स को वेव ऑफ कर देंगे और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, इसे भी वो हटा देंगे। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। फ्रॉम अक्टूबर 14, 2022 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा और 30 अक्टूबर 2025 तक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो 2022 से आप देखेंगे 2022 से 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल बायर्स इफ द परचेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर मैन्युफैक्चर इन द स्टेट इटसेल्फ। इसके अलावा अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कि बायर ने परचेज किया है, खरीदा है, और अगर वो उसी राज्य में मैन्युफैक्चर हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो उसको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है ना, आरटीओ के द्वारा भी कुछ मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरटीओ ने भी यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से इन सारी चीज़ों को लागू करने की बात की है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए, गवर्नमेंट अप्रूव नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो सरकार ने किसानों के लाभ के लिए नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी है। कुछ समय पहले भी मैंने आपको जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसके ऊपर चर्चा आपसे मैंने की थी। तो डीएपी का फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट जो है वो डीएपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया है। उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नैनो लिक्विड डीएपी, मतलब डाई अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर। किसानों के बेनिफिट के लिए इसे लॉन्च किया गया है और इफ्को की मदद से इसे तैयार किया है और इफ्को के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है नैनो लिक्विड यूरिया। ठीक है, जिसकी एक बोतल की कॉस्ट जो है वो 1350 रुपीज़ है। ठीक है, इफ्को के द्वारा ऑल्सो प्लान किया जा रहा है कि वो नैनो पोटास, नैनो जिंक और नैनो कॉपर फर्टिलाइजर को भी बहुत जल्दी लॉन्च करेगा। फिलहाल इसने नैनो लिक्विड यूरिया को लॉन्च किया है और इसके लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए इफ्को ने कई सारे प्लांट भी सेटअप किए हैं, जैसे कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में आपको नैनो यूरिया प्लांट देखने को मिलेंगे। आखिरकार ये लिक्विड नैनो यूरिया क्या होता है? हमें पता है कि हमारी ज़मीन को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, यील्ड को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है और डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो नैनो यूरिया इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। तो नैनो यूरिया बेसिकली क्या है? लिक्विड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन है, जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है और एक ऑल्टरनेटिव भी है यूरिया का। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये जो कन्वेंशनल यूरिया यूज़ किया जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए इस डीएपी को लॉन्च किया गया है। इतनी चीज़ें क्लियर है, जिसकी इफेक्टिवनेस अगर देखते हैं तो नैनो लिक्विड यूरिया का जो इफेक्टिवनेस है वो 80% है, मोर देन 80% है, जिससे ईल्ड या प्रोडक्शन भी 8% तक बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। और जो किसान हैं उनका जो पैकेज यूरिया पे डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी अगर वो लिक्विड नैनो यूरिया को खरीदना शुरू करेंगे। चलिए, अब आईआरसीटीसी ने एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब बहुत से लोग होते हैं, अब लंबी यात्रा करनी है, एकदम लंबा सफ़र हमको करना है ट्रेन से और फेयर बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, कोई महाराजा टाइप की ट्रेन में हमें सफ़र करना है, तो क्यों ना हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपना पेमेंट करें और समय पर आने पर उसको चुका दें। अगर ऐसा होगा तो और आसानी से ट्रैवल किया जा सकेगा। तो इसलिए आईआरसीटीसी ने एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और इंडिया का मोस्ट रीबार्डिंग को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सो आईआरसीटीसी ने भारत के सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो कि एनपीसीआई रुपी पे के साथ मिलकर काम करेगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है, और एचडीएफसी बैंक हमारे देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोनों ने मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड एक्सक्लूसिव बेनिफिट एंड मैक्सिमम सेविंग ऑन बुकिंग ऑन ट्रेन टिकट। अगर हम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो शशिधर जगदीशन है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक, आईआरसीटीसी और रुपे जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और इन्होंने एक कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन। अब देखो मानसून आ जाएगा भी, 3-4 महीने बाद मानसून आ जाएगा, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो रेन वाटर है उसको प्रोटेक्ट करें। जो रेन वाटर है उसके लिए हम उसको कंजर्व करने का काम करें, जिससे हम गर्मी के सीज़न में उस रेन वाटर का उपयोग कर सकें। क्योंकि जब पानी गिरता है तो पानी नदी नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है, फिर हमारे किसी उपयोग का नहीं रह जाता। इसलिए कैच द रेन 2023 कैंपेन की शुरुआत हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है फॉर द अपकमिंग मॉनसून सीजन। इसकी थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है,
और जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ही कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की गई थी। प्रेसिडेंट के द्वारा 18 अवार्ड देने की बात की है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन और डिफरेंट जो गवर्नमेंट की वाटर को प्रोटेक्ट करने, उसको कंजर्वेशन करने की जो स्कीम चलती है उसके अंतर्गत 18 लोगों को यहाँ पे अवार्ड द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए जाएंगे। चलिए, अब भारत ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। क्या है? वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रेस बैरियर इंस्टॉल ऑन द महाराष्ट्र हाईवे। आप लोगों ने देखा होगा जो हाईवे होते हैं और हाईवे के किनारे इस तरीके से बैरियर होते हैं जिससे कोई इस तरफ जो पहाड़ी एरिया है या जंगल है तो कोई बाहर गिर ना जाए या कोई यात्री गिर ना जाए, है ना। इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन पर्पस के लिए बैरियर तैयार किए जाते हैं। तो क्यों ना ये बैरियर बैम्बू के हो, मतलब बांस के हो, तो ऐसा कर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रेस बैरियर इंस्टॉल ऑन महाराष्ट्र हाईवे, ऐसी बात हमको नितिन गडकरी जी के द्वारा बताई गई कि 200 मीटर लंबा 200 मीटर लंबा यहाँ पे बैम्बू क्रेस बैरियर को इंस्टॉल किया गया है हाईवे पे। और ये हाईवे जो है वो चंद्रपुर एंड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है। और इस तरीके की एक्सरसाइज वर्ल्ड की पहली एक्सरसाइज है, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इससे जो स्टील वगैरह का उपयोग किया जाता है ना, उन सारे मेटल्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है और एक एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा इनिशिएटिव बताया जा रहा है। चलिए, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रही है आईएनएस विक्रांत पे। आईएनएस विक्रांत पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, इंडिजीनियसली है ये। और यहाँ पे जो नेवल कमांडर्स हैं उनकी पहली मीटिंग आईएनएस विक्रांत पे कंडक्ट हो रही है। और इस मीटिंग को एड्रेस करने का काम कौन करेंगे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करेंगे। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023 टू बिगिन ऑन बोर्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 2023 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पे शुरू हुआ है 6 मार्च से। और कहाँ पर? ये अरेबियन सी ऑफ गोवा में, ठीक है। ये पहला फेज है। और जो आईएनएस विक्रांत है वो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया जो है इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इस नेवल कमांडर ऑफिसर जो होंगे इस शिप पर, है ना, आईएनएस विक्रांत पे, उनको सबको एड्रेस करने का काम करेंगे। बेसिकली नेवल कमांडर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, है ना, फंक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हो, उनको डिस्कस करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समर्थ स्कीम के बारे में। तो समर्थ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि समर्थ स्कीम किस मंत्रालय के अंदर काम करती है और समर्थ जो स्कीम है ये इसका फुल फॉर्म क्या है। 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और ज़्यादा डीप में पूछना होगा तो कब तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। सो समर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। तो समर्थ स्कीम जो कि चर्चा में देखी गई है, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। किससे है? आपके वस्त्र उद्योग से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से है ये समर्थ स्कीम। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें इसका उद्देश्य जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, इंसेंटिव देना है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और नई जॉब को क्रिएट करना है। इस स्कीम को इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंटिल द मार्च 2024, 2024 मार्च तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और स्किल डेवलपमेंट करने का काम भी इस समर्थ स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में 150 से लेकर 155 बिलियन डॉलर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर से हमारी बर्थ जनरेट होती है और आने वाले समय में हम इसको 250 बिलियन डॉलर तक करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोदरेज एंड वॉन्स एंड रेनमैक। इन लोगों ने एक एमओयू साइन किया है और एक चेन बिल्ड करना चाहते हैं फॉर इंडियन रेलवे वर्क प्लेस या वर्कशॉप्स। अब इंडियन रेलवे का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कई सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना इनके लिए एक वैल्यू चेन तैयार की जाए और सारे काम एक ही समय पे एक साथ ही करा दिया जाए, इतना लंबा समय ना हो। तो मेक इन इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है तभी तो पूरा होगा कि मेट्रो, रेलवे, सारे उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक साथ असेंबल हो और एक पूरी वैल्यू चेन तैयार हो सके। इसलिए गोदरेज ने पार्टनर किया है रेनमैक के साथ, ठीक है। और ये मशीनरी और प्लांट को सेटअप करेगा फॉर द रेलवे एंड मेट्रो रेल, मेड इन इंडिया वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और जो हमारी ये जो कंपनी है इंडियन रेलवे के साथ 15 सालों से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस द इंडो पैसिफिक टेक इनवॉय। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंडो पैसिफिक टेक इनवॉय को अनाउंस किया है? तो आंसर हो जाएगा यूके। एक्चुअली G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी। उस G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में इंडिया और यूके ने इंडिया एंड यूके लॉन्च द इंडिया ब्रिटेन एक्सचेंज स्कीम,
क्या लॉन्च किया है? इंडिया यूके या इंडिया ब्रिटेन एक्सचेंज स्कीम को लॉन्च किया है। और ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स क्लेबरी, उनके द्वारा यहाँ पर एक इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय अनाउंस किया गया है। यूके फर्स्ट टेक एनवॉय एट द इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि यहाँ पे भारत के साथ जो आपकी रिलेशन है उसको मजबूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी के द्वारा रिसेंटली एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। क्या नाम है? इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी इसका नाम है। ठीक है, ये पुस्तक लॉन्च की है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर जो हमारी इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है, काउ पॉक्स से हमारी वैक्सीन मैत्री तक की, उस पूरी जानकारी को यहाँ पे बताया गया है। जो रिसर्च डेवलप हुई है, जो रिसर्च वर्क है, उसको भी, उस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इस बुक के जो ऑथर है वो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर साजन सिंह यादव है। एक्चुअली पेन का डिस्चार्ज हो गया इसलिए पेन चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये साजन सिंह यादव जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये आज की लास्ट न्यूज़ है, फिर हम शॉर्ट न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। आईएनएस ट्रिकंड पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड कटलेस एक्सप्रेस। तो आईएनएस ट्रिकंड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस में भाग लेगा। एक्चुअली कई सारे देश, 50 से ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो आपकी यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस होती है। 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक गल्फ रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराना है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस ट्रिकंड पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, और वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये वर्ल्ड की। ओके, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। अंत में हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में और फिर आपको हेडलाइंस और रिवीजन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? स्पोर्ट मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है? अनुराग ठाकुर जी संभाल रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे यूथ फेस्टिवल इंडिया एट 2047 की शुरुआत की है रोपड़ पंजाब से। 4 मार्च में यूथ फेस्टिवल इंडिया एट 2047 की शुरुआत रोपड़ पंजाब से की गई है। फिर यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा जन औषधि ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे जन औषधि जो स्कीम है जिसके अंतर्गत आप जन औषधि क्लिनिक खोल रहे हो। 9000 का डेटा हमने, 9000 से ज़्यादा हमने क्लिनिक को खोल भी लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको न्यूज़ पहले भी दी थी। तो जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है, यहाँ पर देखेंगे 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली, द जन औषधि ट्रेन यहाँ पे चलाई जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है 10 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी इन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमेजॉन पे पर आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है क्योंकि इन्होंने कुछ रूल्स को तोड़ने का काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा 21 करोड़ का फ्रोजन सीमेन स्टेशन तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर? रणवीर बाग जम्मू एंड कश्मीर में है ना। जो सीमेन होता है, सीमेन मतलब जो स्पर्म होता है बेसिकली, आप उसको ऐसा समझ लीजिए, तो उसको फ्रोज करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, एप्पल पार्टनर विद एनवायरमेंट एनजीओ फ्रैंक वाटर टू सपोर्ट इम्प्रूवमेंट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन इंडिया। तो एप्पल ने जो एनजीओ है फ्रैंक वाटर, उसके साथ मिलके यहाँ पर काम करना शुरू किया है कि भारत में वो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड प्रोग्राम, पीएटी। पीएटी का मतलब क्या है? परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड प्रोग्राम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर पावर, द पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड एज द टॉप परफॉर्म अमंग ऑल डिस्कॉम अक्रॉस द कंट्री फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। तो यहाँ पे परफॉर्म अचीव ट्रेड के द्वारा रिसेंटली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर के द्वारा। और जो पंजाब का स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो टॉप पर है, जिसने एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत अच्छे मेजर्स को लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अमित शाह जी, जो कि होम मंत्रालय को संभालते हैं, होम मिनिस्ट्री को संभालने का काम करते हैं। इन्होंने पहला फेज सेफ सिटी प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में। अच्छा, ये एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा की थी हम लोगों ने कि एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो शशिधर जगदीशन है। इनकी रीअपॉइंट की गई है और रिकमेंडेशन दिया गया है कि इनके टेन्योर को, ये जो सीईओ है इनके टेन्योर को 3 साल के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है, 3 साल के लिए बढ़ाए जाने की बात की गई है। क्लियर? तो ये हेडलाइंस थी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारी न्यूज़ को हमने एक एक करके कवर किया है। आज आपने बहुत सारी स्कीम्स को देखा है, ऐसे ही हम आने वाले सेशन में कुछ नई स्कीम और नए पर्सन को समझेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए अंत में हम बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में।
है ना। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, देखते हैं आप लोग कितने करंट अफेयर्स को याद रख पाते हैं। और अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो कहाँ पर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मनाया जा रहा है 1 से लेकर 7 मार्च तक। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ऑप्शन बी। आफ्टर सिंगापुर विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड यूपीआई। सिंगापुर के बाद मैंने आपको बताया था यूएई, मॉरिशियस और इंडोनेशिया के साथ यूपीआई को एक्सटेंड करने का काम किया जा रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको दिया था कि विंडसर फ्रेमवर्क जो डील है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है। तो यूके और सॉरी आपका जो 1 सेकेंड, हाँ, यूके एंड EU यूरोपियन यूनियन के बीच में ये डील हुई है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वो वंग वेन थूंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आंसर हो जाएगा वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन सी। यहाँ पे किस ग्लोबल रेटिंग के द्वारा भारत की जीडीपी फॉरकास्ट की गई है 5.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 23। तो आंसर हो जाएगा मूडीज़ के द्वारा। किसके द्वारा है? मूडीज़ के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये शशिधर जगदीशन, देखिए कई बार न्यूज़ में आया है, तो इनका नाम आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाडा ने किसे 4 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि डोपिंग पॉजिटिव पाए गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या बाबू, जो कि एथलीट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। एसएसबी की नई डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रश्मि शुक्ला है, पंकज कुमार है, अनीश दयाल सिंह है और सुजॉय लाल थाउसेन है। तो जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। बाकी सारी बातों को हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारा मैटर समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।